हेलो क्लास 10th। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग है जनन। जनन किसे कहते हैं? अपने जैसी समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है, या अपनी संख्या में वृद्धि करना जनन कहलाता है। तो हम लिखते हैं या अपनी संख्या में वृद्धि करना। जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जीव की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में एक जीव की आवश्यकता होती है। तो हम लिख लेते हैं, इसमें दो जीव की आवश्यकता होती है। इसमें एक जीव की आवश्यकता होती है। मादा में जो युग्मक पाया जाता है और नर में जो युग्मक पाया जाता है, मादा में जो युग्मक पाया जाता है उसको अंडाणु बोलते हैं, और जो नर में पाया जाता है युग्मक वह शुक्राणु होता है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जब इनका संलयन होता है वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, और यह प्रक्रिया होने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको हम जाइगोट भी कह देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? जनन। जनन किसे कहते हैं? अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है, या अपनी संख्या में वृद्धि करना जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो जीव की आवश्यकता होती है, इसमें एक जीव की आवश्यकता होती है। मादा में जो युग्मक पाया जाता है उसको अंडाणु कहते हैं, नर में जो युग्मक पाया जाता है उसको शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। अभी हमने देखा था लैंगिक जनन में दो जीव की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन में एक जीव की आवश्यकता होती है। तो हम लिख सकते हैं लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तो लिखते हैं लैंगिक जनन में निषेचन होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है।
निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, तो इसमें निषेचन होगा तो इसमें युग्मनज का निर्माण भी होगा, इसमें निषेचन नहीं होगा तो इसमें युग्मनज का निर्माण भी नहीं होगा। तो लिखते हैं युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। उत्पन्न संतति में विभिन्नता अधिक आती है, इसमें जो उत्पन्न संतति होती है उसमें विभिन्नता कम आती है। तो लिखते हैं उत्पन्न संतति में विभिन्नता अधिक आती है। उत्पन्न संतति में विभिन्नता कम आती है। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसमें 2 जीव की आवश्यकता होती है, इसमें 1 जीव की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन में निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो उत्पन्न संतति होती है उसमें विभिन्नता अधिक आती है, इसमें विभिन्नता कम आती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पुष्प। पुष्प किसे कहते हैं? प्रारोह के रूपांतरण को पुष्प कहते हैं। रूपांतरण को पुष्प कहते हैं। रूपांतरण मतलब मॉडिफाई होना, जब प्रारोह रूपांतरित हो जाता है तो उसका हम पुष्प कहते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुमंग एंड लास्ट जायांग। बाह्य दल और दल पुष्प में सहायक अंग के रूप में काम करते हैं, सहायक अंग के रूप में काम करते हैं। पुमंग पुष्प का नरजन्नांग भाग होता है, नरजन्नांग, और ये मादाजन्नांग। जो पुमंग होता है वो बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुंकेसर के समूह क्या कहलाते हैं? पुमंग कहलाते हैं। तो ये किससे बना होता है? पुंकेसर के समूह से। पुंकेसर भी 2 भाग से मिलकर बना होता है, परागकोश और पुतंतु। नेक्स्ट है जायांग। जैसे पुमंग में पुंकेसर के समूह को पुमंग बोल रहे थे, वैसे ही जायांग स्त्री केसर के समूह को जायांग कहा जाता है। स्त्री केसर समूह को जायांग कहा जाता है। स्त्री केसर 3 भाग से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका एंड लास्ट अंडाशय। स्त्री केसर की संरचना देखते हैं। सबसे ऊपरी भाग है वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये फूली संरचना अंडाशय। पुमंग की संरचना देखते हैं। पुंकेसर की ये द्विपालित संरचना परागकोश, और ये पुतंतु। अब उसकी संरचना देखते हैं।
तो यह अभी पढ़ा था हमने, इसको क्या बोलते हैं अब बताओ? वर्तिकाग्र। ये वर्तिका, अंडाशय, ठीक है। ये द्विपालित संरचना, परागकोश, पुतंतु, इन पंखुड़ियों को बोलते हैं दल, और ये होता है बाह्य दल। ये है पुष्प की संरचना। तो देखते हैं पुष्प में हमने क्या पढ़ा। पुष्प किसे कहते हैं? प्रारोह के रूपांतरण को पुष्प कहते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुमंग, जायांग। बाह्य दल और दल सहायक अंग के रूप में कार्यरत होते हैं। पुमंग को नरजन्नांग कहा जाता है, जायांग को मादाजन्नांग कहा जाता है। पुमंग जो है वो पुंकेसर के समूह को बोला जाता है। पुंकेसर भी 2 भाग से मिलकर बना होता है, परागकोश और पुतंतु। ये संरचना है पुंकेसर की। नेक्स्ट है जायांग। जायांग स्त्री केसर के समूह को बोला जाता है। स्त्री केसर के भी 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ये स्त्री केसर की संरचना है। और आगे थी पुष्प की संरचना, जिसमें हमने सारे पार्ट अच्छे से पढ़ लिए थे। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। चैप्टर का नाम था जीव जनन कैसे करता है। तो फर्स्ट हेडिंग थी जनन, अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है, या हम कह सकते हैं अपनी संख्या में वृद्धि करना जनन कहलाता है। जनन 2 प्रकार से है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। आगे जैसे बढ़ते रहेंगे चैप्टर में अलैंगिक जनन भी पढ़ेंगे। पहले हमने लैंगिक जनन पढ़ा, इसमें 2 जीव की आवश्यकता होती है, इसमें 1 जीव की आवश्यकता होती है। मादा युग्मक को अंडाणु बोला जाता है, नर युग्मक को शुक्राणु बोला जाता है। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से जो बनता है उसको युग्मनज कहते हैं, और अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देखे फिर हमने, इसमें 2 जीव की आवश्यकता होती है, इसमें 1 जीव की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें निषेचन होता है, निषेचन नहीं होता है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। जो उत्पन्न संतति होती है उसमें विभिन्नता अधिक आती है, इसमें विभिन्नता कम आती है। पुष्प प्रारोह के रूपांतरण को पुष्प कहते हैं। बाह्य दल और दल सहायक अंग के रूप में कार्यरत होते हैं। पुमंग नरजन्नांग और जायांग मादाजन्नांग। ये स्त्री केसर की संरचना इम्पोर्टेंट है और पुष्प की संरचना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी आज हमारी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।